हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद, जोहार झारखंड। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के एक और वीडियो सेशन पे। और आज हम आपको फिर से कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, उसके पहलू पे हम चर्चा करेंगे। और आज का हमारा अगेन विद रिस्पेक्ट टू जेपीएससी, क्योंकि हमारा फोकस ही क्या रहता है? जेपीएससी रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी नए लोग हैं, हाँ, नए लोग हैं, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे यूनिक इंफॉर्मेशन, यूनिक टिप्स, यूनिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर फैक्ट्स, है ना, पेपर में लिखने के तरीके, सारे इंफॉर्मेशन इस चैनल पे जेपीएससी से रिलेटेड मिलते रहते हैं। तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हम आते हैं अपने टॉपिक पे, है ना, मूविंग बैक टू आवर एक्चुअल टॉपिक। तो गाइस अगेन मैं बार बार कहता हूँ कि सिविल सर्विसेज, देखो, सिविल सर्विसेज डिमांड थिंकर्स, नॉट जस्ट रोट लर्नर्स। थिंक, एनालाइज एंड अप्लाई, ये चीज पे फोकस कीजिएगा। थिंक, एनालाइज एंड देन अप्लाई। इस पे मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ आज, जो कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि आपको रोट लर्नर्स नहीं बनना है। मतलब रोट लर्नर्स का मतलब होता है रटने वाले। ठीक है, रटने वाले से आपका सिविल सर्विस का काम नहीं बनने वाला है ना। आपको सोचना, विश्लेषण करना, फिर लागू करना, मीन्स देन अप्लाई। थिंक, एनालाइज एंड देन अप्लाई, है ना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट नॉलेज। ठीक है, नॉलेज का है ही नहीं ये। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, है ना। नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्रेजुएशन करते हो बीएससी से, है ना, बीएससी फॉर एग्जांपल मैथ्स, ठीक है, मैथ्स, तो यहाँ पे क्या करते हो? बेसिक बेसिक मैथ्स पढ़ते हो। ठीक है, जो भी आपका फाउंडेशन होता है। बट वहीं पे जो बीटेक करता है, जो भी बीटेक करते हो, तो यहाँ पे मैथ्स तो रहता है, बट वो अप्लाइड मैथ्स रहता है। अप्लाइड मैथ्स, दोनों में डिफरेंस क्या है इसमें? ठीक है, बीटेक में भी मैथ्स रहता है, आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक, थर्ड सेमेस्टर तक जाता है मैथ्स, है ना, थर्ड सेमेस्टर। और फोर्थ सेमेस्टर तक भी जाता होगा किसी किसी ब्रांचेज में। बट इट्स नॉट प्लेन मैथ्स, नॉर्मल मैथ्स, इट्स अप्लाइड मैथ्स। सिमिलरली सिविल सर्विस में नॉलेज का काम नहीं है। यहाँ पे आपको क्या काम होगा? आपका काम रहेगा अप्लाइड नॉलेज। ठीक है, अप्लाइड नॉलेज, अंडरस्टूड। इसीलिए मैं बताऊँ, और अप्लाइड नॉलेज कब आएगा? जब आप उसको गहन विचार करोगे, सोचोगे, थिंक, एनालाइज एंड देन अप्लाई, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, तब आपको रियल प्रैक्टिकल समझ में आएगा। देखिए गाइस, एक, इससे जाने से पहले चलो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन पेपर हमने कल डिस्कस किया था, कल मतलब पिछला वीडियो में। अभी डिस्कस करता हूँ तब और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमने आपको ये वाला क्वेश्चन जो है मेंस का 40 मार्क्स का, है ना, पिछला वीडियो में आकर जाके देखेंगे, पूरा डिटेल में बताया था। और डिटेल में भी बताया था, कौन सा? आपका बताया था प्योर स्टैटिक कंटेंट। ठीक है, स्टैटिक कंटेंट। और हल्का सा बताया था थोड़ा सा डायनेमिक कंटेंट। ठीक है, डायनेमिक कंटेंट। स्टैटिक कंटेंट मतलब क्या होता है? जो कि आपका बुक में लिखा रहता है एज इज। और डायनेमिक बोले तो ये आपका एक्चुअल में रियल रियल टाइम में प्रॉब्लम आती है, या तो जो भी बोल लो, है ना, रियल टाइम में। तो या तो यूं बोल लो कि करंट अफेयर्स रिलेटेड, है ना, करंट अफेयर्स समस्या में, या तो ये बोल लो कि जो डे टू डे एक्टिविटी में काम हो रही है देश दुनिया में। ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये क्वेश्चन तो मान के चलिए हमने जो कल बताया था, मान के चलिए वो आपने लिख दिया, है ना, एज इज। तो क्या आपका ये जो 40 मार्क्स दिख रहा है, 40 मार्क्स मिलेंगे? 40 मार्क्स तो किसी को नहीं मिलते फुल मार्क्स, बट जितना मैक्सिमम मिलना चाहिए तब भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा आप याद रखिएगा एक बात, जब आप जेपीएससी या एनी अदर
सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो आपका, अब फॉर एग्जांपल आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या तो यूपीपीसीएस का दे रहे हो ना, यूपीपीएससी। तो अगर ऐसा माना जाता है कि अगर जिस स्टेट का आप एग्जामिनेशन दे रहे हो सिविल सर्विस, फॉर एग्जाम्पल झारखंड, तो स्टेटिक कंटेंट जो आपके स्टैंडर्ड बुक में है तो वो तो आपको डालना ही पड़ेगा। स्टेटिक कंटेंट फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी, क्वालिटी है तो लक्ष्मीकांत, प्लस इसके साथ आपको एड ऑन करना पड़ेगा। एड ऑन क्या करना पड़ेगा? आपका जो एनालिटिकल स्किल्स है वो अप्लाइड नॉलेज को अप्लाई करना, अप्लाइड नॉलेज। विदाउट दिस आप सिविल सर्विस में कभी सक्सीड नहीं कर पाएंगे। और कैसे, इसको मैं थियोरेटिकली ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, तब आपको रियलाइज होगा कि ओके, जो सारे डॉट्स को कनेक्ट कैसे करने होते हैं ना, डॉट का जो कनेक्शन होता है कैसे होता है, अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा थियोरेटिकली। तो अभी मैं आपको चलो बताता हूँ। अभी ये वाला क्वेश्चन कल मतलब बताया था, राइट? तो अब फिर से डिटेल्स में हम वापस नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, है ना। अब सीधे हम मुद्दे पे आते हैं, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखो कि अब न्यूज़पेपर वाला कटिंग कहाँ गया, न्यूज़पेपर वाला कटिंग देखो। न्यूज़पेपर वाला कटिंग में क्या है, अगर आप लोग हिंदी मीडियम में है तो आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का है, ममता बनर्जी ब्लेम्स झारखंड। ओके, ममता बनर्जी ने झारखंड को ब्लेम किया है एंड डीवीसी को, है ना, दामोदर वैली कॉरपोरेशन को, और फ्लड मतलब बाढ़ के लिए, ठीक है। इसमें ब्लेम कर दिया, मतलब ब्लेम गेम खेल रही है कौन? वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, ठीक है। और बट सेंटर ने क्या रिप्लाई दिया कि बंगाल वाज इन द लूप, मतलब बंगाल को, वेस्ट कोलकाता को, मतलब वेस्ट बंगाल को, है ना, पश्चिम बंगाल को ऑलरेडी ये पता था कि झारखंड क्या करने वाला है, ठीक है। मतलब वो बेसिकली डैम्स का जो पानी है वो छोड़ने वाला है। तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर सी आर पाटिल, ठीक है। अब जो भी है इससे मतलब नहीं है, बट समझिए, जो डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है ना, डिस्प्यूट मतलब विवाद दो राज्यों के बीच में, है ना, विद इन टू स्टेट, स्टेट वन स्टेट टू। मैंने पिछला वीडियो में बताया था कौन सा, आपको केरला का बताया था, तमिलनाडु का, कर्नाटका का, और पुडुचेरी का, इन लोगों का कौन सा विवाद है? कावेरी नदी का विवाद है। कावेरी रिवर का जो वाटर है ना, कावेरी वाटर, उसका विवाद है, राइट, इन चारों का। ये कहाँ पे जाता है? इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, वो मैं बताऊंगा अभी। सिमिलरली आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो ये इंटर स्टेट डिस्प्यूट ही है ना, ये भी अंतरराज्यीय जो आपका विवाद है ना, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, एक सेकंड ना, इंटर स्टेट डिस्प्यूट है, अंतरराज्यीय विवाद। क्योंकि आपको जैसे ये सब क्या है, एक तरह से लैंडमार्क केसेस है, कौन सा? कावेरी नदी का जल विवाद, है ना, इंटर स्टेट काउंसिल, और कौन कौन सा राज्य के बीच में। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा आपको फील होना चाहिए कि ममता बनर्जी भी, उसका डायरेक्शन किधर जा रहा है ना, इन अंतरराज्यीय विवाद की तरफ, और ये दामोदर नदी को लेके कर रही है, दामोदर दामोदर वैली कॉरपोरेशन, राइट। तो ये होता है आपका एनालिटिकल स्किल्स। इसी की मैं बात कर रहा था कि आप जब करंट अफेयर्स पढ़ना क्यों जरूरी होता है ना, या तो आप पढ़ते हो तो आपको कहाँ पे इसको एक्चुअल में यूज करना है वो आप भूल जाते हो। कि हम ठीक है, पढ़ तो लिया, फैक्ट हमको समझ में आया, हमको न्यूज पे भी हम देखे तो हमको समझ में आया, पेपर पढ़ा तब भी आपको लगा हाँ, ठीक है, बट उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, उसको हमको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, वो आपको समझ पे नहीं आता है, ठीक है। या तो जब आप लिखते हो उस टाइम पे मेमोराइज नहीं होता, रिमेम्बर नहीं होता, या तो आपको दिमाग क्लिक नहीं करता है, अरे यार ये पॉइंट भी हमको देना चाहिए था। तो इसी पे, इसी टाइप का भी हम और सारे एग्जाम्पल देखेंगे आज, ठीक है। ताकि इससे क्या होता है कि आपका जो आंसर है दूसरे से अलग दिखता है। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? थिंक, एनालाइज एंड देन अप्लाई, है ना। और मैंने क्या बताया था, एक चीज मैंने आपको उस दिन बताया था कि देखो, आपको दूसरे से क्या करना है ना, कोशिश कीजिए कि +1 या तो +2, जो और भी बच्चे मेंस लिख रहे हैं, राइट, उसे क्या करना है आपको, हर क्वेश्चन में
एक एक नंबर एक्स्ट्रा या तो दो दो नंबर एक्स्ट्रा, जितना ज़्यादा हो उतना बेटर है ना। जितना आप दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा आप जितना नंबर ज़्यादा ला सके। बट अगर +2 नंबर भी डिफरेंस लाते हो ना, फॉर एग्जांपल आपका 4 क्वेश्चन है ना, फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे दिखाई देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, राइट। चलो मैं बार बार इस चीज़ पे क्यों आपको फोकस कर रहा हूँ, ये चीज़ समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखो, है ना। अभी भूल जाओ कितना क्वेश्चन है, कितना नहीं है, कितने करने होते क्या नहीं, है ना, उस पर हम नहीं जाते। अभी मान के चलो ये आपके 4 क्वेश्चन करने होते हैं, है ना, इन जनरल में बात कर रहा हूँ, 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ऑलराइट, और मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो कंपटीटर है और भी बच्चे जो मेंस लिख रहे हैं, हर से कोशिश करो कि दो दो मार्क्स का हर क्वेश्चन में डिफरेंस क्रिएट करने का, हर पेपर में, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 2 नंबर का आपने डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तो 4 क्वेश्चन में कितने हो गए डिफरेंस, 4 दूना 8, ठीक है। और ऐसे आपके कितने पेपर है, 4 जीएस प्लस एक आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मतलब वो मोटा मोटी 5 मार्क के चलो, ठीक है। तो 8 × 5 कर लो इधर, 40 मार्क्स। और 40 मार्क्स का जहां से अपने मेंस में डिफरेंस कर दिया मार्क्स में, ठीक है, मेंस में जहां से 40 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर दिया आपके कंपटीटर से, तो आपका यहीं पे आप मेरिट बन जाएगा। ऑलराइट, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। और यही आपको ऐसा लग रहा है कि 2 मार्क्स का डिफरेंस है, बट इवेंचुअली जब आप पूरा जो ओवरऑल देखेंगे मार्क्स का डिफरेंस, 40 मार्क्स का डिफरेंस है। और यही 2 नंबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, अभी डिटेल्स में दूंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन को आज देता हूँ, मतलब आज बताऊंगा और एग्जांपल देता हूँ इसमें कि आपको कैसे एक एक 2 नंबर के लिए फाइट करना पड़ता है ना, उसी फाइट की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि एक नंबर हमको दूसरे से ज़्यादा मिल जाएगा, इतना ईजी नहीं है, ठीक है। अब दूसरे से हमको कैसे करना है डिफरेंस, तो मैंने आपको पिछला वीडियो में ये सब थियोरेटिकली बता दिया था, है ना, कॉन्सेप्ट जो है स्टैटिक कॉन्सेप्ट, कि सेंटर स्टेट रिलेशन, क्वासी फेडरल का मतलब बता दिया था, ठीक है, कि अर्ध संघीय संरचना, मिक्स ऑफ फेडरल, ये सब हमको बताने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है, ये इतना आपको मैं ऑलरेडी बता चुका था। और बट क्वेश्चन हमारा पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पूछा, राइट। देखिए, अगर आप नए हैं इस वीडियो में, पिछला वीडियो को नहीं देखें तो शायद रिलेट नहीं कर पाएंगे। चलो हम चलते हैं इस वीडियो, मतलब देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा 2 मिनट लेता हूँ, है ना, फिर आपको ले चलता हूँ वापस, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आपसे पूछ रहा है कि डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशन, मतलब ध्यान रखिएगा 2 टर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या हो गया, प्रशासनिक और वित्तीय, दो संबंध के बीच में, किसके बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में, ठीक है, यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, उसके मतलब अब भारतीय संघ और राज्य के बीच में, मतलब फेडरलिज्म की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, इसके बारे में आपको बात करना है। अब हम चलते हैं कि हम रियल टाइम एग्जांपल कैसे दे सकते हैं और दूसरे से हमको 1 या 2 नंबर के लिए फाइट कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, राइट। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये हमने कल आपको बता दिया था, राइट। यहाँ तक हमने आपको बता दिया था कोई, तो ये वाला आपसे पूछा था एक पॉइंट, और इस पॉइंट के बारे में आपको लिखना है ना, इस पॉइंट के बारे में आपसे नहीं पूछा गया है। ऑल राइट, अब हम चलते हैं सीधे हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। आप देखो, यहीं से चलो एक और कॉन्सेप्ट या तो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा था सेंटर स्टेट रिलेशन से ही, सेम सेम 11 जेपीएससी में ही पूछ लिया था मेंस में, ठीक है। कि बताओ जो इंटर स्टेट काउंसिल है, ठीक है, अंतरराज्य परिषद, मेंस में तो पूछा ही क्वेश्चन, है ना, मेंस में मतलब लिखने के लिए सब्जेक्टिव में पूछा, यही पूछा लॉन्ग में, एक ऑब्जेक्टिव भी पूछे, ठीक है। ये तो एक अलग से सेपरेट इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ आपको। तो कह रहा है कि मैं देखिए 263 है, तो आंसर मैंने आपको ऑलरेडी पिछला वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि इंटर स्टेट काउंसिल सेंटर स्टेट रिकमेंड करता है ना, कि प्रावधान है, आर्टिकल है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, ये एक तरह से आप ये बोल सकते हो काउंसिल है ना, ये आर्टिकल 263 आपको अलाउ करता है। और इसी में जैसे कावेरी का आपको उदाहरण दे दिया, कावेरी नदी का जो डिस्प्यूट है, आप करंट अफेयर्स में जब हमारा मेंस में एग्जाम आया था, मतलब पेपर में, तो आप इसको दामोदर का भी ये बोल सकते थे, हालांकि दामोदर केस अभी गया नहीं है, तो आप ये बोल सकते हो कि
जैसे कि ममता बनर्जी ने सीधे ब्लेम कर रहा है झारखंड को, तो ये हमारा एक मामला आगे भी जा सकता है इंटर स्टेट काउंसिल तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने करंट अफेयर्स को भी ऐड कर दिया। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ, ये कौन किसने रिकमेंड किया था इंटर स्टेट काउंसिल को? सरकारिया कमीशन। हो सकता है कि आपका नेक्स्ट जेपीएससी में ये भी पूछा जा सकता है कि सेंटर स्टेट जो रिलेशन है ना, इंटर स्टेट काउंसिल को किसने रिकमेंड किया था? तो ध्यान रखिएगा, सरकारिया कमीशन। अब और आगे चलते हैं। अभी तो आपको उतना फील नहीं हुआ होगा कि मैं क्या एक्चुअल बताना चाह रहा हूँ, तो आपको कैसे करना हो। चलो और अभी बता देते हैं। क्योंकि मैं बताया कि जब भी आप आंसर लिखोगे जेपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो झारखंड से रिलेटेड जितने भी आपके पास करंट अफेयर्स का एग्जाम्पल होगा, आपका उतना ही एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की उम्मीद है। जितना, वही मैं +1 +2 की बात कर रहा हूँ ना, +1 +2 +3 +4, तो टोटली डिपेंड करता है कि आपका, कि ऐसा नहीं है कि आपका स्टैटिक कमजोर है और डायनेमिक पूरा भर्ती है, ऐसा भी नहीं है, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। बट अगर स्टैटिक में जितना होना चाहिए उतना तो डालना ही पड़ेगा, प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है। तो सेम सेंटर स्टेट की हम जब बात करें तो सेम क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं ना, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि ये डिवीजन ऑफ पावर होता है ना, डिवीजन ऑफ पावर मतलब शक्तियों का विभाजन। और कौन कौन सा शक्ति वो भी बताया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो तीनों लिस्ट है ना, मतलब तीनों अनुसूची, मतलब जो है समवर्ती सूची ना, राज्य सूची और संघ सूची। और ये कहाँ पे दे के रखा है? 7th शेड्यूल में, है ना। कौन सा अनुसूची में? ये 7वीं अनुसूची में। और कौन सा लिस्ट में, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब हम झारखंड का एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं? ये तो सबको ही लिख देगा, अगर जो भी थोड़ा भी ढंग से पढ़ के गया होगा, सबने लिख दिया होगा। बट आपको कैसे इस मार्क्स को लाना है, कैसे फाइट करना है, हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि जब तक आप दूसरे से अलग नहीं दिखोगे, दूसरे से अलग नहीं लिखोगे, जब लिखोगे तभी दिखोगे, है ना। जब अलग लिखोगे तभी अलग दिखोगे। तो आपको क्या लिखना था, एक पॉइंट यहाँ पे देखो, कि झारखंड क्या है, कि एक मिनरल रिच स्टेट है ना। क्या है? मिनरल रिच स्टेट है, मतलब रिसोर्स रिच स्टेट। जैसे कौन कौन सा, जैसे कि आपका कोल का हो गया, आयरन ओर का हो गया, फॉरेस्ट लैंड का हो गया, है ना। तो और दोनों के बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में क्या होता है? डिस्प्यूट चल, विवाद। ठीक है? समझ में आ रहा है? कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों? देखो यहाँ पे ओनरशिप के लिए आपको पता है कि झारखंड, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी केस हुआ था। केस ने जजमेंट में क्या दिया था, ये भी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए एटलीस्ट। कि देखो कि जो रेवेन्यू है, ठीक है, इस टाइप का रिसोर्स स्टेट का हक है ना। जिस ओनरशिप की बात कर रहा हूँ ना, उन्होंने क्लियरली कहा है कि स्टेट के पास रेवेन्यू कलेक्ट करने का प्रॉपर अधिकार है। वही कह रहा है हिंदी में, झारखंड जैसे संसाधन संपन्न राज्यों को अक्सर कोयला, लौह अयस्क और वन भूमि के स्वामित्व को लेकर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो ये हो गया केंद्र बनाम राज्य नियंत्रण, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट सेंटर स्टेट रिलेशन एंड दिस इज ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। आप बताइए, आप लोग कितने लोग इस पॉइंट को लिखे होंगे, है ना, सेम क्वेश्चन पे? क्यों? ये आपका करंट अफेयर्स, और वो भी झारखंड का स्पेसिफिक इश्यूज से रिलेटेड आपने अगर मेंशन किया होता तो आपका डेफिनेटली, जो मैं +1 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे +2 की बात कर रहा हूँ, +3 की बात कर रहा हूँ, ये पे आपको मिल जाए। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आने वाले नेक्स्ट जेपीएससी में, वो मैं आपको फिर से बताऊंगी वो वाला पॉइंट अभी कहाँ पे आपको यूज करना है। तो ऐसे 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 ही आपको दूसरे से अलग करना पड़ता है। और करंट अफेयर्स झारखंड स्पेसिफिक जितना हो, और कहाँ पे कौन सा करंट अफेयर्स आपको इंक्लूड करना है, तो ये वाला इशू आपका कहाँ पे आ जाता, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ये वाला जो है, ये आपका ये वाला क्वेश्चन में काम आता, ठीक है। जो कि आपका 11th जेपीएससी में पूछा, 11 to 13 जेपीएससी में 40 मार्क्स में, जो आपका भारतीय संघवाद, ये, ठीक है। ये वाला आपको एग्जाम्पल देना चाहिए था कि झारखंड एक मिनरल रिच स्टेट है, और उसके ऑनरशिप को लेके, उसके रेवेन्यू शेयरिंग के लेके हमेशा डिस्प्यूट बना रहता है, चाहे वो कोल हो, चाहे आयरन ओर हो, चाहे
XYZ जितने भी मिनरल्स झारखंड में मिलते हैं, तो आपको थॉट प्रोसेस ऐसा जाना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पढ़िए, ढंग से पढ़िए, और जब आंसर लिखते हो तो सिविल सर्विस में ये नहीं कि हमने जितना पढ़ा है लक्ष्मीकांत में, एनसीईआरटी में, कोचिंग में उतना ही पढ़ना है, नहीं। मैं क्या बताया आपको, थिंक, एनालाइज एंड देन अप्लाई। तो आपने पहले सोचा, फिर उसको एनालाइज किया, उसको फिर अप्लाई किया कि हमारा ये वाला जो है झारखंड का ये सब चीजें हैं, कौन सा क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन जैसे ही आपने देखा ये चीज आपको वहां पे फिट इन कर देना था। ऑल राइट। और भी एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और भी दे सकते हो ना। ये तो टोटली आपके विवेक पे है कि आपका दिमाग कितना चलता है, आपका एनालिटिकल स्किल्स कितना है। सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड में देता हूँ, सेकंड पॉइंट इसी का ही, सेंटर स्टेट रिलेशन का ही। मैंने आपको बताया कि जो सेंटर और स्टेट है, मतलब केंद्र और राज्य का जो संबंध है ना, रिलेशन है, दो है, तीन है बेसिकली। तो क्वेश्चन में दो पूछा था, है ना। एक आपका क्या था, एक आपका लेजिस्लेटिव था, उसको छोड़ देते हैं। दूसरा आपका पूछा था एडमिनिस्ट्रेटिव। तीसरा आपका पूछा था फाइनेंशियल, मतलब ये आपका हो गया प्रशासनिक वाला, ठीक है, प्रशासनिक। और ये फाइनेंशियल, मतलब ये हो गया आपका वित्तीय वाला, राइट। और एडमिनिस्ट्रेटिव में फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है। डिवीजन ऑफ पावर मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, मतलब शक्तियों का विभाजन। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है डिवीजन ऑफ टैक्सेस, है ना, मनी, मनी का जो डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ टैक्सेस, राइट। तो जैसे कि हमने डिवीजन ऑफ पावर में हमने देखा अभी जो झारखंड का इशू था, है ना, कैसे आपका कोल से लेके, है ना, और क्या देखा आपको, मतलब माइंस को लेकर देखा, राइट। और भी देखा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, टैक्स से रिलेटेड। अब जब हमारा संसाधन है झारखंड में, क्या मैंने बताया कि मिनरल रिच स्टेट है ना, सेम पॉइंट आपको निकल जाएगा यहीं से। झारखंड क्या है, मिनरल रिच स्टेट है, तो संसाधनों से पूरा परिपूर्ण है ना, परिपक्व स्टेट है, राज्य है। लेकिन जब बात आती है फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन क्या करता है दोस्त, ये आपको पॉलिटी में पढ़ लिया होगा, नहीं तो पता होना चाहिए। जो वित्त आयोग है, फाइनेंशियल, है ना, फाइनेंस कमीशन, है ना। तो यहाँ पे क्या डिवीजन ऑफ, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, डिवीजन ऑफ टैक्सेस मतलब फाइनेंशियल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म, ठीक है। ये इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फेडरलिज्म। और दोनों को ओवरऑल कंबाइन करके हम किसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यही बोलते हैं। लेकिन हमको हम ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पिछला वीडियो में। तो हम सिर्फ अब करंट अफेयर्स को हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका आंसर करंट अफेयर्स है। तो मैं आपको क्या बताना कोशिश कर रहा हूँ कि संसाधन आवंटन वित्त आयोग की प्रथम भूमिका, मतलब ये मेन रोल होता है। इसमें से आपका दो कॉन्सेप्ट आता है ना, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, राइट। इसमें से आपका ये स्टेट टू इम्बैलेंस होता है ना, इम्बैलेंस, ठीक है, जहाँ पे एक स्टेट टू स्टेट होता है, दूसरा सेंटर टू स्टेट होता है ना। तो ये क्या होता है, ये आपका फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल में आता है, शायद ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल में है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। तो आपको सिर्फ फाइनेंस कमीशन पढ़ना नहीं है, आप सोचो कि फाइनेंस कमीशन झारखंड के एस्पेक्ट में कैसे काम करता है। तो आप क्या लिखे यहाँ पे कि संसाधन आवंटन में वित्त आयोग की भूमिका तो होती है, लेकिन खनिज समृद्ध राज्य होने के बावजूद भी जो राजस्व घाटे वाले राज्य, हमारा क्या है, रेवेन्यू डेफिजिट है। हमारा जो स्टेट क्या है, रेवेन्यू डेफिजिट है, सरप्लस नहीं है ना, घाटे में चलते हैं, है ना, सरप्लस नहीं है, डेफिजिट में है। सरप्लस मतलब ज्यादा, डेफिजिट मतलब कम, है ना, घाटे का बजट, ठीक है। के रूप में झारखंड को कैसे लाभ मिलता है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन, सवाल या निशान खड़ा होता है कि फाइनेंस कमीशन कर क्या रहा है, जब झारखंड ऑलरेडी डिफिजिट स्टेट में है, और इतने सारे खनिज होने के बावजूद, मिनरल रिच स्टेट होने के बावजूद, तो फाइनेंस कमीशन ये तो एक तरह से फेडरलिज्म का जो है, फाइनेंशियल फेडरलिज्म का बात नहीं कर रहा होगा, है ना, जो उसको करना चाहिए था एक्चुअल में। तो ये भी पॉइंट आपको, दो करंट अफेयर्स में का पॉइंट दे दिया आपको झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में।
कि ये पॉइंट आपको इंक्लूड जब तक ये सब नहीं करोगे ना, क्योंकि देखिए झारखंड का है एग्जाम, तो झारखंड का इर्द गिर्द आपका आंसर होना चाहिए, तो और अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। तो यही सब मैं आपको आप लोगों को मैं अपना पेड बैच में बताता हूँ। बाकी जो थियरी कॉन्सेप्ट है, कॉमन कॉन्सेप्ट है, वो तो आपका हर जगह बुक में हर कोचिंग में मिल जाएगा। बट जो ये सब चीज़ें हैं, ये सब, एक सेकंड कहाँ गया माउस, ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेगा, ये सब चीज़ें आपका एक्सपीरियंस से आएगा, राइट। एक्सपीरियंस से आएगा। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी एक और आता है इसी पे, हम अभी उसी क्वेश्चन पे, ये हमारा तीसरा करंट अफेयर का एग्जाम्पल हो जाएगा, तीसरा करंट अफेयर का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। इसमें से अब हम सेम फिनेंशियल फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, फिनेंशियल फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जीएसटी की भी बात आ गई। और जीएसटी का इशू भी पता होगा कि झारखंड सरकार ने काफी टाइम से उठा रहा है कि झारखंड इज अ रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट। मैं तो बार बार बोल ही रहा हूँ, है ना। ये तो आपका इकोनॉमिक सर्वे बजट हर जगह पे ये तो लिखा रहता है कि झारखंड इज अ रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट। सो डिलेइंग इन जीएसटी पेमेंट अफेक्ट्स वेलफेयर प्रोग्राम। तो हेमंत सरकार या तो झारखंड की जो कैबिनेट की जो मिनिस्टर हैं, जो भी है झारखंड के लीडर्स, है ना, खासकर जेएमएम एलाइड गवर्नमेंट के लीडर्स, वो लोग क्या बोलते हैं कि जीएसटी का पेमेंट केंद्र सरकार रोक के रखा ही नहीं दे रहा। तो अगेन इट्स अ प्रॉब्लम विथ सेंटर एंड स्टेट, प्रॉब्लम विथ डिवीजन ऑफ पावर, प्रॉब्लम विथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये सब आपका यही पॉइंट अगर आप लिखते ना, और आने वाले जेपीएससी में जब तक लिखोगे, मतलब नहीं लिखोगे, तो फिर वही आप जो नॉर्मल है ना, पीटी मेंस और इंटरव्यू, इसी जाल में फंसे रहोगे ना। कभी पीटी नहीं, कभी पीटी क्लियर नहीं होगा, पीटी क्लियर होगा तो मेंस पे जाओगे तो मेंस क्लियर नहीं होगा, मेंस पे जाओगे तो मेंस क्लियर होगा तो इंटरव्यू नहीं होगा। तो फिर अगर इंटरव्यू भी हो गया, मतलब हो गया तो, लेकिन फाइनल मेरिट में नहीं आओगे। तो ये चक्र भी में, और ये सब सिर्फ का डिफरेंस क्या है, वही +1 और +2 वाला फार्मूला में, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि 40 मार्क्स, 35 मार्क्स, ये डिफरेंस अगर क्रिएट कर दोगे तो ये फिर आपका इस ये जाल से निकल जाओगे, है ना। ये जो आपका पीटी मेंस साइकिल है, यहाँ से आप निकल के बाहर से मेरिट लिस्ट में जाओगे, राइट। ये समझ में आ गया। तो आपको इसी क्वेश्चन पे पिछला वीडियो में जितना आपको कॉन्सेप्ट बताया था, उससे आगे निकल के ये सब करंट अफेयर्स भी डालना चाहता, और हम आगे दिखाते हैं कि क्या क्या हम और कर सकते हैं। इसीलिए जो 11th जेपीएससी में जो गलती हो गया, या तो 14 जेपीएससी में आप लोग, अगर आप अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ों पर का ध्यान रखिए, और कहाँ पे कौन यूज होगा, तो वो सब और इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए मेंस फोकस्ड बैच है ना, हिंदी मीडियम के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। ऑल राइट, ये प्योरली मेंस फोकस्ड बैच है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक पे, है ना, कौन सा, मतलब जैसे कि टॉपिक क्या, जैसे क्वेश्चन आएगा, है ना, जैसे क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन पे कौन सा करंट अफेयर्स और कौन सा झारखंड के जो इश्यूज है वो फिट होंगे, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा, और काफ़ी ये मिनिमल फी में है, ठीक है, काफ़ी मिनिमल फी में है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। सिमिलरली प्रीलिम्स फोकस्ड बैच भी हमारा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी ये भी चल रहा है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, आपने देख लिया हो कि हम इतने सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे, सारे, मतलब कि क्या क्वालिटी मार्केट में मिल रहा है, क्या क्वालिटी हमारे यहाँ पे मिल रहा है, और मेरा अप्रोच क्या होता है पढ़ाने का तरीका, अभी तक आपने जज कर लिया होगा। प्लस एक बात और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, है ना, अभी और बताऊंगा, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है ना, जाइएगा नहीं। अभी देखिए, आप अगर ऑफलाइन जाते हैं कोचिंग, है ना, तो या तो ऑनलाइन करते, कहीं भी जाइए, उससे मतलब नहीं। आप हमेशा देखिए आपका कॉस्ट बेनिफिट। कॉस्ट बेनिफिट का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट बेनिफिट का मतलब होता है ROI। एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो टाइम हो, मनी हो, उसका रिटर्न आपको क्या मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे रांची पे रहते हैं, एग्जाम्पल रांची में रहते हैं, ठीक है, या हजारीबाग में रहते हैं, कहीं पे भी रहते होंगे, है ना। आप रूम लेके रहते हो, फ्लैट अपार्टमेंट जो भी लेके रहते हैं, पीजी। तो वहाँ से आप कोचिंग जाते हो, ठीक है, कोचिंग जाते हो।
तो कोचिंग जाने से पहले आपको टाइम लगता है रेडी होने के लिए। ऑल राइट, रेडी होने के लिए कोचिंग पे जाते हो टाइम लगता है, मतलब इस प्रोसेस में मोटा मोटी आपका 1 घंटा में एवरेज मान के चलता है, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर जाने में, और या तो 1 आवर आने में, नहीं तो फिर मतलब 1 से लेके 1.5, मतलब ऐसे एवरेज मान के चलता हूँ कि आपका 1 से 1.5 घंटा आने जाने में चला जाता है। प्लस कोचिंग में जो क्लास करते हो वहाँ से मैं एवरेज मान के चलता हूँ कि आप 2 घंटा देते हो, 2 घंटा देते हो, डिपेंडिंग की हर कोचिंग का अलग होता है, बट एवरेज मान के चलता हूँ तो 2 घंटा, और इधर 3 साढ़े 3 घंटा। अगर आप डेली 3.5 घंटा वहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 3.5 घंटा जो है टाइम, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया डेली का एवरेज, ठीक है। और ये 3.5 घंटा में जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका रिटर्न आपको क्या मिल रहा है, वो अपने, वो कोई बता नहीं पाएगा, वो खुद आपको पता करना पड़ेगा कि, क्योंकि अब आप ग्रेजुएट हो, जेपीएससी का एस्पिरेंट हो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3.5 घंटा जो दिया उसका रिटर्न हमको जो मिलना चाहेगा मिला क्या, क्या हम जो बुक में लिखा था और कोचिंग में बताया क्या कोई एक्स्ट्रा फैक्ट, मतलब ऐसा था कि बुक में था हमको एक्स्ट्रा मतलब ज्ञान मिल गया, या तो हम खुद से पढ़ नहीं पा पढ़ पाते नहीं है, या समझ नहीं पाते, ऐसा कुछ था। तो मतलब जो भी है, तो आपको रिटर्न देखना है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने कम टाइम में कितने एडवांस कॉन्सेप्ट को टच किया जाता है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट हम, वो तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आता ही है, बुक में तो फिर सब कुछ दिया रहता है, पर जो नहीं रहता है एडवांस कॉन्सेप्ट, उस पे मैं लिंक इंटरलिंकिंग पे हम काम करते हैं आपके साथ, और वही मैथ सबको काम आएगा, इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स, इंटरलिंकिंग ऑफ करंट अफेयर, इंटरलिंकिंग ऑफ झारखंड स्पेसिफिक इश्यूज, इस पे हम आपको काम करते हैं, वही आपका मेंस में काम आएगा, वही आपका मेंस पे बेड़ा पार करेगा, ठीक है। इसीलिए जो भी इंटरेस्टेड है सीधे सीधे डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए, काफी मिनिमल फी पे रखा गया है, राइट। ओके, चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो और भी कुछ करंट अफेयर्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से आया, मौलिक अधिकार से आया, तो ये इशू किसको किसको पता है, पत्थलगड़ी आंदोलन के बारे में, है ना, पत्थलगड़ी मूवमेंट के बारे में, इस इशू से कितने लोगों को अवगत अवगत है। इसमें बहुत सारे लोगों को केस हुआ था, ठीक है। जो हेमंत हेमंत सोरेन ने उस केस को क्या किया, वापस कर दिया, है ना। उसको बहुत सारे लोगों पे केस हुआ था, और ये केस इसलिए हुआ था, जब ये बीजेपी की सरकार थी उस टाइम पे, आपको पता है कि सीएनटी एक्ट में, सीएनटी और एसपीटी एक्ट मतलब क्या हुआ था कि यहाँ पे संशोधन की बात चल रही थी, अमेंडमेंट की बात चल रही थी, राइट। तो लेकिन जो पत्थलगड़ी आंदोलन हुआ था, पे बोला गया था कि नहीं, हम संशोधन नहीं करने देंगे। दैट मीन्स दे हैव यूज्ड राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम इज नथिंग बट आर्टिकल 19 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि, और ये सीएनटी का एक्ट, मतलब ये वाला जो आंदोलन है, ये मल्टीपल प्लेसेस पे आप यूज कर सकते हो। अभी फंडामेंटल राइट में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और जितना भी लैंड रिफॉर्म्स है ना, लैंड रिफॉर्म्स, भूमि का सुधार, भूमि सुधार में यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे यूज कर सकते हो, है ना, बताऊंगा अभी डिटेल्स में कभी। तो ये मतलब इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं ना, इवेंट्स, उसको पकड़िए, और ये ध्यान रहे कि हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये देखिए, क्या है पत्थलगड़ी आंदोलन जिसमें 7 लोगों की जान तक चली गई, राइट। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो कि हम, अगर मुझे फंडामेंटल राइट से आ गया, तो आप सोचो कि हम झारखंड का कौन सा जो टॉपिक है इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में, और यही सब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ऑल राइट। और यही आपको आंसर को दूसरे से अलग करेगा, और आपका सिलेक्शन होगा। चलो, और हम बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है, मैं तो सिर्फ आपको एक डेमो पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पंचायती राज, लोकल गवर्नेंस, कभी क्वेश्चन था, नहीं क्वेश्चन आपको याद आ रहा है, चलो दिखा देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ इसी बार का क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है कि मैं पुराना क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सेम पेपर का ही क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। ये वाला तो हमने डिस्कस कर लिया। देखो यहाँ पे क्या है, ये 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या बोल रहा है, ग्रामीण नगरीय को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है। एक यहाँ पे भी पूछा है, उस एक यहाँ पे भी पूछ लिया है, 74th। तो यहाँ पे 20 मार्क्स प्लस यहाँ पे 40 मार्क्स, तो ये वाला टॉपिक जिसका भी अच्छे से प्रिपेयर रहा होगा, तो 60 मार्क्स तो आपके यहीं से पूछ,
ठीक है, 60 मार्क्स तो आपको यहीं से पूछ लिया। तो ये सब टॉपिक को ही कह रहे हैं, टॉपिक आपका क्वेश्चन इजी मतलब डिफिकल्ट नहीं रहता है। करंट अफेयर्स में कितना पकड़ है, टॉपिक का इंटरलिंकिंग में कितना पकड़ है, टोटली डिपेंड करता है उसमें। चलिए हम वापस आते हैं कि अगर ये रहता तो आप क्या करते। तो आपको नहीं लगता कि झारखंड का जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जमीन से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड या तो आप ग्राम सभा से रिलेटेड, पैसा एक्ट के बारे में आपने तो बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं मेंस पे कहाँ पे यूज कर सकता था या मैं कर सकती थी? अगर आपने पिछला जेपीएससी दिया तो शायद ये आपको बहुत लोगों ने किया भी होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब किसी ने नहीं किया। बट मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, प्रॉब्लम यही होता है, टॉपिक का इंटरलिंकिंग नहीं पता, मैक्सिमम का प्रॉब्लम यही होता है। तो जैसे ही आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिखा था पंचायती राज का एंड लोकल गवर्नेंस का, सीधे सीधे आपको पैसा एक्ट पे जाना था और इसको थोड़ा सा और खींचना था, लिखना था। तो यहाँ पे आपको पता है कि पैसा एक्ट क्या करता है, दिस गिव्स ग्राम सभा सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी, मतलब इससे ग्राम सभाओं को महत्वपूर्ण स्वायत्ता मिलती है। बट बट बिग क्वेश्चन मार्क इज बट बिग क्वेश्चन मार्क इज ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन झारखंड में नहीं है। इफेक्टिवली जितना होना चाहिए ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ये भी आपको लिखना चाहिए। प्लस में दे रहे हो तो उसका नेगेटिव भी लिखना पड़ेगा। बट एटलीस्ट आपका ये पैसा एक्ट दिखा 1996, तो इससे क्या हुआ, दूसरे से तो एटलीस्ट अलग तो हुए। तो इसीलिए कम पढ़िए, सटीक पढ़िए, टू द पॉइंट पढ़िए, और यही सिविल सर्विस का डिमांड है। इसलिए मैं बोलता हूँ, थिंक, एनालाइज, अप्लाई। सिविल सर्विस आप रट के नहीं पास कर सकते, आपको कहाँ पे मिलेगा ये सब? पंचायती राज पढ़ेंगे तो सबका कोई लिखिंग मिलेगा क्या किसी बुक में? ये तो आपको इनोवेट करना पड़ेगा अपने से कि हमारा आंसर कौन सा फैक्ट कहाँ पे जाएगा, राइट? और हम आगे बढ़ते हैं। और कुछ है, और कुछ कर सकते हैं? आई थिंक दैट्स इट। ओके, दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। ना तो जिसको जिसको भी कोर्स पे इनरोल होना है तो आप इनरोल हो सकते हो। और हमारा पढ़ाने का यही तरीका रहता है, आपको मतलब जो एप्लीकेशन पे हम काम करते हैं आपके साथ, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके पास होगा ही होगा, हाँ, नहीं होगा थोड़ा बहुत तो उसमें भी काम करेंगे। बट आपका जो सिविल सर्विस का डिमांड होता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यार, उसमें तो एनसीईआरटी में लिखा रहता है सब कुछ, है ना? उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक रहता है उसमें भी रहता है। तो सिविल सर्विस तो आपका तो जेई नहीं है ना, ना ही आपका नीट है कि आपके वहाँ पे पूरा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, है ना, डबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ऐसा तो नहीं करना है ना। ये तो पूरा ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट सब्जेक्ट है ना, सब तो ये सब सोशल साइंसेज है। इसके लिए आपको बेसिक्स के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको एडवांस के लिए, ये एप्लीकेशन के लिए आपको जरूरत पड़ती है ना। हाँ, बेसिक्स अगर आपका नहीं स्ट्रांग है तब आपको कोचिंग की जरूरत है, अदरवाइज, है ना, आप देख लीजिए। बट अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में।